तो बहुत टाइम के बाद पार्ट 2 की शुरुआत में हमारा सीन सबसे पहले जोशुआ पर पड़ता है, जो कि अपने फर्स्ट बैटल को जीतने के बाद अपने कमरे में जो ही आता है तो एक फॉर्मेशन खोलकर वो उसी डिमोनिक नाइट को समन करता है, क्योंकि डिमोनिक नाइट को जोशुआ अपना कुछ काम सौंपना चाहता था। और अगर जोशुआ अपने कॉमरेड्स के अलावा और किसी पर ज्यादा भरोसा करता है तो वो यही डिमोनिक नाइट है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसने अपनी लॉयल्टी जोशुआ को सौंप दी थी और वो कभी भी जोशुआ को धोखा नहीं दे सकता। और तभी जोशुआ ने बताया कि वो डिमोनिक नाइट से चाहता है कि वो उसके दोस्तों को प्रोटेक्ट करे और सपोर्ट दे। माफ करना, मैं थोड़े बहुत नाम भूल चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में होपफुली ऐसा नहीं होगा। तो गलतियों को पॉइंट आउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और हो सके तो माइनर्स गलतियों को तो इग्नोर ही कर देना। तो सीन दोबारा स्टेलो और थीटा के फाइट पर पड़ता है, जहाँ पर स्टेलो थीटा पर बहुत ही जानलेवा किस्म के अटैक्स कर रहा था। जब थीटा ने ये कॉन्फेस किया कि उसके अटैक्स बहुत ज्यादा जानलेवा है, तो स्टेलो बोला कि वो अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी अपनी फाइट से पहले जो फाइट उसने देखी थी तो वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। और अब अपने फायर बॉल्स की मदद से वो थीटा पर अटैक करता है। थीटा भी काउंटर में अपने मैजिक को एक्टिव करता है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जो कि देख फाइट की कमेंट्री वाला बोला कि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो इस फाइट को थीटा हार जाएगा और मैजिक टावर की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। मगर हम साथ में ये भी देखते हैं कि क्राउड के रिएक्शन भी मिक्स होते हैं, कुछ लोग थीटा को तो कुछ लोग स्टेलो को सपोर्ट कर रहे थे। मगर उसी क्राउड के बीच सेली भी वहाँ बैठी होती है, जो कि इस फाइट को देख रही थी और उसे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। लेकिन साइड से जोशुआ आकर उसे तसल्ली देता है कि वो इन दोनों को सरपास कर सकती है अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करे। साथ में जोशुआ किसी काम से भी गया था तो उस काम को पूरा करके वापस आ चुका है। और अब हमें जोशुआ से इस टेरा किंगडम के स्टेलो के बारे में भी पता चलता है। तो जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही जोशुआ को उसके अपने दोस्तों ने ही धोखा देकर मार डाला था और एक एक्सप्लोसिव मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया गया था, और वो सर्कल और किसी का नहीं बल्कि इस टैलेंटेड मैजिशियन स्टेलो का था। मगर उस टाइम के काइजर ने पूरे मैजिशियन और उनके किंगडम को ही खत्म कर डाला। लोगों को लगा कि ये एक यूनिफिकेशन है, मगर उनको क्या पता कि वो अपने प्लान में बीच के कांटों को रास्ते से हटा रहा है। और इसी तरह ही ये जाबाज स्टेलो टेरा किंगडम के मैजिक हिस्ट्री के साथ ही मिट गया। मगर तभी सेली को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि स्टेलो थीटा पर भारी है, लेकिन थीटा के माना में उसे कोई भी कमी पेशी नहीं नजर आ रही। और इसी बात का जवाब देने के लिए थीटा खुद जब उस आग के लपेटे के बीच से बोलता है, ओह अगर तुम इस फाइट को सीरियसली ले रहे हो तो इसमें तुम्हारे बिल्कुल भी एफर्ट्स मुझे नजर नहीं आ रहे। लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि एफर्ट्स किसे बोलते हैं। वो फ्लिक करता हुआ उस आग को दूर करता है और अनस्क्रैच बाहर आता है, जो कि देख स्टेलो इस बात से बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो तो फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और जब इसके पीछे सोर्सरी का पूछता है तो थीटा रिवील करता है कि विंड मैजिक की मदद से उसने खुद के लिए एक शील्ड बनाया है, जिसे वो विंड वॉल नाम से पुकारता है। और स्टेलो को ये बात झूठ लगती है, क्योंकि वो इतने सारे अटैक्स को सिर्फ एक स्किल के साथ कैसे ब्लॉक कर सकता है। मगर तभी थीटा बोला कि वो इस बात को मानता है कि विंड मैजिक डिफेंस में बहुत लैग करती है, डिफेंस में विंड मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन यही थीटा की स्पेशलिटी है और वो इस बात को कब का उसके सामने प्रूफ कर चुका है। और तभी स्टेलो अपनी पूरी मैजिकल पावर की मदद से आखिरी ब्लो देने वाला है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गर्व था। लेकिन थीटा बोलता कि वो उसके विंड वॉल को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। मगर अटैक करते हुए जब वो ये नोटिस करता है कि उसके अटैक को चीरता हुआ थीटा उसके करीब आ रहा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अब जोशुआ को भी थीटा याद आ जाता है कि पास्ट लाइफ में मैजिक टावर का एक मैजिशियन, जो कि द बिट्रेयर ऑफ मैजिकल टावर और थर्ड जनरेशन का फर्स्ट 8 क्लास मैजिशियन, वो और कोई नहीं बल्कि यही थीटा था, जिसने विंड मैजिक के अलग अलग लेवल्स खुद ही क्रिएट किए थे। और वो पूरे किंगडम का फर्स्ट 8 क्लास मैजिशियन बना, क्योंकि आज तक खुद मैजिक टावर के हेड भी नहीं कर पाए। और थीटा के विंड डैश को ब्लॉक ना करने पर स्टेलो इस फाइट को हार जाते हैं। और अब जजेस के पॉइंट देने की बारी है कि क्या वो उसे एक मास्टर समझते हैं या नहीं। तो 6 वोट्स में से टोटल 4 वोट्स ही उसे मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि थीटा को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस शुक्र मनाता है कि स्टेलो को वो कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वो उसको हरा पाया। मगर जब जोशुआ सेली की ओर देखता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन से वो कुछ ज्यादा ही शॉक नजर आ रही थी। और कंफर्म करवाने पर सेली इस बात के साथ हाँ में हाँ भी मिलाती है, क्योंकि इस तरह का मैजिक उसने कभी भी नहीं देखा और न ही कभी उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि 6 क्लास का मैजिशियन स्टेलो थीटा से इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। मगर तभी जोशुआ अपने मन ही मन बोला कि उसे अच्छी तरह से याद है कि अगर उसे पास्ट लाइफ में असैसिनेट ना किया होता और अगर वो ज्यादा देर तक जिंदा रहता तो वो ये गारंटी के साथ कह सकता है कि थर्ड पर्सन जो कि 8 क्लास मैजिशियन बनने वाला था तो वो और कोई नहीं बल्कि सेली ही थी। साथ ही साथ सेली उसे वार्न भी करती है, क्योंकि जोशुआ को स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के साथ लड़ना पसंद होता है। मगर फिर भी वो थीटा से उसे वार्न करती है कि उसने जस्ट ये एक रूमर सुना है कि थीटा भी एक 6 क्लास का मैजिशियन है। मगर जोशुआ तो एक वॉरियर है, मगर फिर भी उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसको कब लड़ने का मौका मिलेगा। और वो अपने मन ही मन बोला कि उसे अच्छा लगेगा कि अगर इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में थीटा और उसका आमना सामना हो जाए, क्योंकि जोशुआ को पता है कि इसके साथ और भी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिस पर जोशुआ उसे मजबूर करना चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करते वक्त इस्तेमाल करे। मगर तभी कमेंट्री वाला दोबारा सब लोगों की अटेंशन अपनी ओर करता हुआ कि वो छोटी फाइट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है, क्योंकि इस फाइट के लिए बहुत लोग कब से इंतजार कर रहे थे। और ये फाइट जिन 2 लोगों के बीच में होने वाली थी तो उसके लिए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। ये उराविस और सर एडन की बात हो रही थी। उराविस जो कि एक नॉन इंपीरियल ब्लड है, यानी कि जिस किंगडम का उसे किंग बनाया गया है तो उस किंगडम का वो रॉयल ब्लड भी नहीं, मगर फिर भी हालात कुछ ऐसे थे कि उसे किंग बनना ही पड़ा। और जहाँ तक एडन की बात हो रही है तो फर्स्ट मर्सनरी के बाद सेकंड नंबर पर वही आता है। दोबारा से क्राउड के मिक्स रिएक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और पहला अटैक सर एडन ही करता है। काउंटर में उराविस भी अपनी स्वॉर्ड की मदद
से जब अटैक करता है तो क्लैश करते ही उराविस हैरान था कि एक हाथ उसकी तलवार को कैसे रोक सकता है, मगर उसे यकीन था कि बेयर फिस्ट के साथ लड़ने में उसकी एक लिमिट हो सकती है। दोबारा अटैक किया तो दोबारा अपने बेयर हाथों से वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और काउंटर में उराविस को सर एडन का एक जोरदार मुक्का खाने को मिला, जिससे उराविस की हालत खराब हो जाती है। और उराविस सर एडन से बोला कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस फाइट में ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करेगा, जिस पर सर एडन जो कि एक मर्सनरी है तो वो कहते हैं कि नाइट्स और मर्सनरीज में आसमान और जमीन का अंतर होता है। जहाँ पर नाइट्स अपने ऑनर के लिए फाइट करते हैं तो वहाँ पर मर्सनरीज का कोई भी ऑनर नहीं होता, क्योंकि उनको पैसों से मतलब होता है। और क्या ही हो जाएगा अगर वो इस फाइट में अपने मर्सनरी के ट्रिक्स इस्तेमाल करे, जिस पर एडन ने बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे इस वाले अटैक को डॉज करके दिखाओ। एडन फायर गोड की स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे नीचे का पूरा ग्राउंड पूरी तरह से टूट जाता है और उससे लावा भी निकलने लगता है। और सर एडन ने अपना बैलेंस खोया और इस मौके का फायदा उठा के उराविस सामने से एक स्लैश भी लगाता है और एक जोरदार धमाका हो जाता है, जो कि देख कमेंट्री वाला भी सब लोगों से कहता है कि उन लोगों को क्या लगता है कि क्या सर एडन इस बैटल ग्राउंड में जो कि उराविस ने अपने हिसाब से बनाया है तो इसमें सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। दूर से जोशुआ जो कि इस फाइट की हीट को देखकर उसे कुछ याद आ जाता है, क्योंकि उसका जो डेमोनिक नाइट है तो वो एक किंगडम का नाइट हुआ करता था, डुक आल्समिया, जो कि उस डेमोनिक नाइट का नाम है। तो उनके किंगडम और उराविस के किंगडम के बीच में फाइट छिड़ गई। डुक आल्समिया को लगा कि वो उराविस को आराम से संभाल पाएगा, लेकिन वो भी उराविस की इसी स्किल की वजह से हार गए थे, और वो भी बहुत बुरे तरीके से। तभी लुगिया जोशुआ को चढ़ाता हुआ बोला कि उसने अपने डेमोनिक नाइट को अपने कॉमरेड के पास क्यों भेजा है। क्या उसे ये पता नहीं कि जितना वो दूर अपने मास्टर से जाएगा तो उतना ही वो वीक होता जाएगा। क्या इतनी सिंपल सी बात इस जोशुआ सैंडर्स को पता नहीं? अगर जवाब में वो एग्रीड करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ लुगिया ने आज तक नहीं देखा। और अब अगली ओर जो सेली जोशुआ की ओर देख रही थी तो उसे लग रहा था कि उसकी स्किल की वजह से ये हो रहा है, मगर कन्फ्रंट करने के बाद पता चलता है कि सेली जिस स्किल की बात कर रही थी तो वो स्टेडियम की हीट को कम करने के लिए अपने और जोशुआ के पास आइस मैजिक के कुछ पार्टिकल्स छोड़ रही थी ताकि उनको ज्यादा गर्मी ना लगे। मगर जोशुआ के इन हरकतों का रीजन तो कुछ और ही था, मगर वो उसे ये शो करवाता है कि शायद गर्मी की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। सीन दोबारा फाइट पर पड़ा और हम देखते हैं कि सर एडन इस हीट को ब्लॉक करने के लिए अपने माना का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उन्हें देखकर उराविस बोला कि वो जितनी देर तक चाहे इस हीट को बरकरार रख सकता है। तो वो भी क्यूरियस है कि सर एडन जो कि सेकंड बेस्ट मर्सनरी है तो वो कितनी देर तक इस हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं और इससे बच निकलने का सर एडन आखिर अब कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। सर एडन एग्रीड करते हुए बोला कि उसके पास और कोई प्लान तो नहीं ताकि वो उराविस को उससे एंटरटेन कर पाए, लेकिन वो एक दमदार सा अटैक जमीन पर करता है, अर्थक्वेक अटैक, जिससे नीचे का पूरा ग्राउंड अब शेक करने लगता है, जिससे ऑलरेडी क्रैक हुआ ग्राउंड अब ऊपर आने लगता है। उराविस बोला कि ये उसकी कौन सी सोर्सरी है, जिसके जवाब में एडन उसकी सोर्सरी को एक्सप्लेन करता है कि ये उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। वो इसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। और साइड बेटा कमेंट्री वाला जिसकी हीट की वजह से पटी पड़ी थी तो वो बोला कि आखिर ये किसने एक्सपेक्ट किया होगा कि अपने दुश्मन के अटैक को अपने लिए इस्तेमाल करना, ये तो कोई सेकंड बेस्ट मर्सनरी से पूछे। ये आइडिया उनके दिमाग में आखिर आया कैसे? दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम हो गई थी और एडन यही चाहते थे, क्योंकि वो बच्चों की तरह दूर से फाइट नहीं बल्कि मर्दों की तरह आमने सामने फाइट करना चाहते हैं। ये बोलकर उस पर अटैक करता है, जिसको उराविस अपनी सोर्ड की मदद से ब्लॉक करता है। काउंटर में जब वो अटैक करता है तो गुलाटी मारता हुआ एडन उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है, मगर खुद काउंट करने का वो एहसास उराविस तक नहीं पहुंचाते, इसलिए तो सीधा उराविस के गर्दन पर उसका पैर जाके लगता है और वो जमीन में धंस जाता है। उराविस हैरान, लेकिन सर एडन बोले ये उसका अंत है और वो ऑरा फिस्ट का इस्तेमाल करके एक जोरदार पंच लैंड करते हैं। इससे जो भी लोग इस फाइट को देख रहे थे तो उनको ये लग रहा था इस फाइट को सेकंड बेस्ट मर्सनरी जीत गए हैं, मगर शौक तो तब लगा जब वो उराविस को सही सलामत पाते हैं, जिससे सर एडन भी हैरान थे अटैक ने काम क्यों नहीं किया। एडन की लिमिट को देखकर उराविस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि एडन से उसने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी और अब जब वो सीरियस होकर अटैक करता है तो उसको ब्लॉक करने में सर एडन को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और बड़ी बात तो ये कि उसने जो अटैक्स किए हैं तो वो ए रैंक के अटैक्स थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उराविस पर असर दिखाया, तो इसका मतलब ये बंदा पहले से ही उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। और साथ ही में हम उराविस के चेस्ट पर एक मैग्मा हर्ट भी देखते हैं, जिसके बारे में अभी तो बताया नहीं गया, मगर दूर बेटी सेली जो कि इस फाइट के आउटकम से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर कौन जीतेगा, तो जो ही उसकी नजर जोशुआ पर पड़ती है तो उसकी हालत बहुत खराब थी और इसका रीजन उसे खुद भी पता नहीं होता। लेकिन लुगिया उसे बताता हुआ कि क्या वो शुरू हो गया है, तो वो से उसका क्या मतलब। तो लुगिया बोला कि ऑनर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा ये जो किंग है ये अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा था। जोशुआ एग्रीड होके बोला कि बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक कहा, मगर क्या तुम्हें पता है कि इसकी ये सोर्स ऑफ एनर्जी ये खुद नहीं बल्कि किसी और से बोरो कर रहा है। इससे जोशुआ कंफ्यूज हो जाता है, मगर ये जानने के बाद कि उसके साथ भी जो स्किल्स है जिसकी वजह से उसने डुक आल्समा को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था, तो वो पावर और किसी चीज से नहीं बल्कि मैग्मा से उसने बोरो की थी। जोशुआ शॉक हो जाता है, क्योंकि मैग्मा उसी की तरह एक दूसरा प्राइमोडियल स्टोन है। जोशुआ के साथ बोरोंटो है और उराविस के साथ मैग्मा, मगर जोशुआ हैरान था कि आखिर उसको क्यों इतना पेन हो रहा है। लुगिया बोला कि जो प्राइमोडियल स्टोन है तो ये अलग अलग नहीं बल्कि एक है, इसलिए तो इन्हें क्रिस्टल ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और जैसे कि तुम्हें पता चल चुका है तो उराविस को नीचे अब तक पता चल चुका होगा कि तुम्हारे पास भी एक प्राइमोडियल स्टोन है। जब फाइट पर दोबारा सीन पड़ता है तो फाइट के बीच में ही उराविस जोशुआ की ओर देखता है, जिससे लुगिया की वो बात कंफर्म हो जाती है कि उराविस को पता चल चुका है कि उसके अलावा भी और किसी के पास भी एक प्राइमोडियल स्टोन है। मगर लुगिया और जोशुआ की बात एकदम से रुक जाती है, क्योंकि नीचे ग्राउंड पर जो हीट और जो ब्लास्ट उनको सुनने को मिला
लगा है तो ये तो होना ही था। एडन हैरान होके बोला कि वो किसी इंसान से नहीं लड़ रहा और ना ही किसी मॉन्स्टर से, बल्कि वो तो एक वोल्केनो से लड़ रहा है जिसको टेम मदर नेचर भी नहीं कर सकती। वो जब चाहे फट सकता है और अपने रास्ते में हर एक आने वाली चीज को राख में बदल सकता है। मगर सर एडन भी लास्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं कि क्या वो इस अटैक को ब्लॉक कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन होता है कि वो इस अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लेंगे, लेकिन इसमें उनको काफी ज्यादा चोटें लग सकती हैं। मगर बिना दूसरी मर्तबा सोचे हुए वो उसके अटैक को हेड ऑन रोकना शुरू कर देता है। तेली भी पीछे से चिल्लाती हुई बोली कि उनको किसी तरह से भी इस फाइट को जीतना ही होगा और धीरे धीरे करके ग्राउंड में बहुत जोरों शोर से धमाके भी हो रहे थे। क्राउड को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राउंड में एक बैरियर भी लगाया जाता है। मगर जैसा कि लोगिया ने मैग्मा के बारे में बताया कि वो अपने रास्ते में हर एक आने वाली चीज को राख में बदल सकता है, तो वो बैरियर भी उसके सामने टिक नहीं पाता और एट द एंड हम सर एडन को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। मगर किसी वजह से उन्हें इस बात का दुख नहीं बल्कि हैरानी हो रही थी और वो बोले कि एक किंग के लिए तुमने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया, आगे फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना। इस पर उराविस बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसने काफी हेल्ड बैक किया है तो उसको इतनी इंजरीज नहीं आई। ये सुनकर के इसमें भी उराविस होल्ड बैक कर रहा था तो वो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात का जवाब उराविस के पास खुद भी नहीं होता। मगर एक बात तो क्लियर है कि वो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतना चाहता है, वो भी अपने न्यूली बोन्ड तेहरान किंगडम के लिए। टूर्नामेंट ऑफ पावर को ज्वाइन करने के लिए उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो भी इसको जीतना। मगर अब उसका एक और लक्ष्य भी बन चुका है और वो है जोशुआ सैंडर्स। उराविस ये बोलता हुआ दोबारा से जोशुआ की ओर देख रहा था और अगली ओर हम सर एडन को देखते हैं। सारे प्रीस्ट मिलकर अपने मैजिक की मदद से उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट में उनको नाकामी ही दिख रही थी। उनको लगा कि उनको शायद और प्रीस्ट की जरूरत है। मगर उस कमरे के बाहर हम सेली को देखते हैं जो कि अंदर जाने की इंसिस्ट कर रही थी। गार्ड सेली को रोक रहे थे क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी को नहीं जानते, मगर सेली बार बार बता रही थी कि वो सर एडन को अच्छी तरह से जानती है तो उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी जाए। और जब मामला सेली के हाथों से निकल गया तो पीछे से जोशुआ आता है जो कि सेली को अपना कॉमरेड बताता है और इतनी आइडेंटिटी उन लोगों के लिए काफी होगी। मगर जोशुआ के आने का भी कुछ फायदा नहीं होता। तभी पीछे हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम द लायन किंग लियोन होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन पर ये होती है कि वो रेनहार्ट के करंट किंग है। यही रेनहार्ट जिसको एक प्राइज के तौर पर इस टूर्नामेंट के विनर को दे दिया जाएगा और करंट किंग होने के नाते वो जोशुआ और उसकी दोस्त सेली की मदद करता है। बिना टाइम को वेस्ट किए दोनों अंदर चले जाते हैं और सर एडन की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ तक कि सेली उससे ये भी पूछती है कि क्या वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं। एडन रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं लेकिन वो माफी मांगता है कि सेली उसे स्टेट में देख रही है। अगर सेली टेंशन लेने से मना करती है क्योंकि जो फाइट उन्होंने लड़ी तो उन्होंने डट कर उराविस का मुकाबला किया, यही उसके लिए ज्यादा मायने रखता है। अब जोशुआ करंट सिचुएशन को एनालाइज करके समझ जाता है कि प्रीस्ट का मैजिक काम नहीं कर रहा और जैसे कि जोशुआ डिवाइन और डिमोनिक पावर दोनों का इस्तेमाल कर सकता है तो वो श्योर तो नहीं होता कि ये काम करेगा भी या नहीं, बट उसने ये जरूर सुना था कि डिवाइन पावर यूजर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होती जाती है और जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है तो वो यकीन से कह सकता है कि ये जरूर काम करेगा। देखते ही देखते सर एडन को वो हील कर देता है, वो भी कुछ सेकंड्स में ही, जो कि देख सेली हैरान होकर बोली तो उसे ये यकीन तो था कि जोशुआ स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो डिवाइन पावर को कैसे कंट्रोल करना जानता है। अगर जवाब में सेली को बस ये सुनने को मिलता है कि जैसा प्रीस्ट कर रहे थे तो जोशुआ ने बिल्कुल उनकी नकल की है। ये उसका फर्स्ट टाइम था लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि सर एडन ठीक हो चुके हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सीन कट होकर उराविस के गार्ड्स पर पड़ता है जो कि फाइनल्स में जाने के लिए उनको कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और ऊपर से उन्हें एक मास्टर के तौर पर भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो अब बस उराविस को अब इस टूर्नामेंट को जीतना होगा। उराविस एक्साइटेड होते हैं मगर उन तक ये बात पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि मैजिक टावर के थीटा ने टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़ दिया है। डिसअपॉइंट हुआ उराविस थीटा से लड़ना चाहता था लेकिन अब बस उसका ओपोनेंट फाइनल्स में सिर्फ जोशुआ ही रहता है और वो बिल्कुल भी जोशुआ को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा क्योंकि सर एडन की ताकत को आजमाने के बाद वो दोबारा बेवकूफी नहीं करेगा और उसे किसी चीज के बारे में रिसर्च भी करना था और पता भी लगाना था तो वो जाने का ठान लेता है। नाइट्स उनके साथ जाने की इंसिस्ट करते हैं लेकिन उनको आराम की जरूरत है तो उराविस अकेले ही जाने का ठान लेता है और हमेशा की तरह जब भी किंगडम में किसी चीज के बारे में पता लगाना हो तो लोग मून डोर के पास ही आते हैं। उराविस को वहाँ पर देखकर हम अपने पुराने कैरेक्टर जीरो को भी देखते हैं जो कि खुद भी हैरान है कि किंग उराविस यहाँ पर किस चीज के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं। उराविस पॉइंट पर आता है और वो कहता है कि जोशुआ पर चाहिए और हाल ही में उसने ये भी सुना कि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन देने के बाद ही जोशुआ पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो देने के लिए भी तैयार है तो वो बात को शुरू कर सकता है। मगर जीरो अनफॉर्चुनेटली उनकी इस डील को ठुकराता है क्योंकि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन नहीं बल्कि उनको 100 मिलियन गोल्ड कॉइन अभी चाहिए क्योंकि जोशुआ उनका खास कस्टमर है, इसलिए जोशुआ को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। उराविस भी इस क्रेजी प्राइस को सुनकर समझ जाते हैं। इनकी बात का साफ साफ ये मतलब है कि जोशुआ पर ये इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहते और अब जबकि सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है तो वो खुद ही पता लगाने का ठान लेता है जो कि उसे जोशुआ के बारे में जानना हो। उराविस के जाने के बाद हम मून डोर की मास्टर को भी देखते हैं जो कि जीरो से बोली कि क्या वो पूछेगा नहीं कि उन्होंने इतनी क्रेजी प्राइस बताने को क्यों कहा, जिस पर जीरो बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को ही ज्यादा सीरियसली लेता है। लेकिन मन ही मन वो कहता है कि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन को टकराना वो भी इस मुश्किल टाइम में, तो उसी को ही लेकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो असैसिनेशन में ही चला जाता है। वो एक फ्रेश और न्यू स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन इसके लिए उनके साथ पैसा बहुत कम है। अभी मून डोर की मास्टर बोली कि जिन 3 एल्डर्स को अभी अभी असैसिनेट किया गया था तो उसको एक फेमस असैसिन की मदद से ही किया गया था और हाल ही में ही उनको रूमर से ये भी पता चला है कि वो सारे कॉन्टिनेंट के असैसिन्स को साथ में मिलाना चाहती है। इस बात पर जीरो भड़क उठा और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक असैसिन जो कि खुद के अलावा और किसी पर यकीन नहीं करता तो उसको कौन साथ में ला सकता है।
मगर मूनडोर की मास्टर बोली कि पहले मैं उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जो स्पेशल असैसिन है तो वो अपने इस काम में सक्षम पा रहा है। जीरो क्यूरियस होके बोला कि आखिर वो स्पेशल असैसिन कौन है, तो उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि वो ज्यादा तो उस स्पेशल असैसिन के बारे में नहीं जानती, मगर उसे लोग द असैसिन किंग के नाम से जानते हैं। एंड देन तभी एक टॉप नोट सीक्रेट जीरो के साथ शेयर करती हुई मूनडोर की मास्टर बोली कि उन्होंने हाल ही में ही ये भी सुना है कि असैसिन किंग ने जोशुआ सैंडर्स को भी मेंशन किया है। ये सुनकर जीरो भड़क उठा और उसके लिए ये सारी बातें क्लियर हो गई। आखिर क्यों इस तरह क्रेजी प्राइस बताने का क्या रीजन था, क्योंकि मूनडोर की मास्टर जोशुआ को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसी वजह से मूनडोर की मास्टर जोशुआ पर किसी टाइप की भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहती, क्योंकि जो उन्हें चाहिए तो उसके बारे में जोशुआ को ही सिर्फ पता है। दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ कि इनके लेगेसीज के हिसाब से एक रेड कलर का कॉइन जिसके पास भी आता है तो वो मूनडोर का नया ओनर बन जाता है और उसकी लोकेशन के बारे में सिर्फ जोशुआ ही जानता है। एंड देन अगला सीन हमारा सर एडन पर पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह से हील होने के बाद अपनी पावर को टेस्ट आउट कर रहे थे। दोबारा ये कंफर्म करवा कर उनकी खुशी रुकने का कोई ठिकाना नहीं होता और उनके हिसाब से जोशुआ एक हाईली रैंकिंग प्रीस्ट से भी ज्यादा टैलेंटेड है। तो वो सेली से भी इंसिस्ट करते हैं कि जोशुआ को वो मैजिक क्यों नहीं सीखा था, क्योंकि अगर जोशुआ मैजिक को सीख लेता है तो उसके टैलेंट के साथ वो फर्स्ट 8 क्लास का मैजिशियन भी बन सकता है। मगर सेली तो सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रही थी और वो द लायन किंग लियोन थे। सेली को उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, तो इस बात से वो हैरान थी कि एक अनजान आदमी आकर उनकी मदद कर रहा था और ऊपर से जो गार्ड्स जोशुआ को भी जानते हुए उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तो एक अनजान आदमी आकर उनको कैसे मना सकता है। मगर तभी सर एडन सेली के करीब आकर उसके कान में बोलते हैं, अरे क्या हुआ? ओह, लगता है जोशुआ के बारे में सोच रही थी। खैर, इस यूथ का यही तो मसला होता है, किसी पर भी दिल आ जाता है यार। एडन को अपने इतना करीब पाकर और उसकी ये बकवास सुन के वो डर जाती है और उसका मुंह भी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और बाद में सेली बोली, क्या मैं वो जोशुआ को पसंद करती हूँ? ऐसा रैप्टा पड़ेगा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। वो क्लियर करती हुई कि वो जोशुआ नहीं बल्कि उस आदमी के बारे में सोच रही थी। उससे एडन के लिए कुछ भी क्लियर नहीं होता, तो सेली अपनी मैजिक की मदद से सर लियोन का चेहरा बनाते हैं और वो बोली कि इस बंदे को वो कहीं न कहीं तो देख चुकी है। थोड़ा जोर देने पर उसे याद आ जाता है ये तो करंट किंग है, वो भी रेनहार्ट के। इसलिए तो वो डोर पर गार्ड्स इनकी एक बात को सुनकर अंदर एडन से मिलने की इजाजत दे दिए थे। मगर वो वहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि उनके साथ मिलना भी वो भी बाई चांस एक चमत्कार होता है। तो वो ये अस्यूम करे कि वो जोशुआ से मिलने के लिए आया है। सर एडन कहीं हद तक इस बात के साथ एग्रीड भी करते हैं, क्योंकि जोशुआ एक टैलेंटेड बच्चा है और टूर्नामेंट जीतने के बाद वो वन ऑफ द 12 सुपर ह्यूमन बीइंग को भी चैलेंज कर सकता है। सेली कंफ्यूज हुई और बोली कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो एडन कहते हैं कि आसान अल्फाजों में जोशुआ टूर्नामेंट को जीतने के बाद रेनहार्ट को भी पा लेगा और बाद में 12 ह्यूमन बीइंग को भी वो चैलेंज कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा एडन को लगता है कि वो द लायन किंग को ही चुनेंगे, क्योंकि आसान टारगेट है और रेनहार्ट के लोगों के सामने इस बात को भी साबित करना कि वो किंग बनने के लायक है। तो द लायन किंग जोशुआ के लिए एक आसान टारगेट जो है। एंड देन सीन शिफ्ट हुआ और हम एक भयानक बवंडर को देखते हैं, वो भी जंगल के बीचों बीच। और उस बवंडर के आने का रीजन खराब मौसम नहीं बल्कि थीटा होता है, जिसने किसी को रोकने के लिए ये बवंडर बनाया था और वो उसे कोड जीरो कह के बुलाता है। कोड जीरो आखिर कौन है? तो वो और कोई नहीं बल्कि जोशुआ होता है, मगर उसे रियल नाम से बुलाता हुआ थीटा। कि जोशुआ सैंडर्स एक किलर यहाँ पर क्यों आया है और वो थीटा के पास ही क्यों आया है? जिस पर जोशुआ बोला कि थीटा, मैजिक टावर के वन ऑफ द मैजिशियन में से तुम सबसे ज्यादा चालाक और अक्लमंद लगते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ कि फ्यूचर में ईएन मारा जाएगा और उसे एवरग्रांट ही मारेगा। अगर ईएन को आप नहीं जानते तो ये हेड है, वो भी करंट मैजिक टावर के और इस कॉन्टिनेंट के पहले 7th क्लास मैजिशियन भी है। एक पावरफुल मेज, वो भी सिर्फ एक ऐसे मेज से मारा जाएगा जिसका काम सिर्फ एक इंपीरियल बच्चे का ख्याल रखना है। तो इस बात से थीटा को गुस्सा आया। उसने जोशुआ पर अपने विंड स्लैश से अटैक किया, जिसको जोशुआ हेड ऑन ब्लॉक करता है। आसपास का जंगल पूरी तरह से बिगड़ जाता है, मगर जोशुआ पर वो एक खरोच भी नहीं पाता। और अब जोशुआ मेन मुद्दे पर भी आता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो बोरोंटो का पीछा कर रहा था और अब उसे ये तो पता चल चुका है कि बोरोंटो उसी के पास ही है। थीटा हाँ में जवाब देता है और साथ में ये भी बोला कि उसने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थंडर मैजिशियन को जोशुआ खुद अपने हाथों से मारेगा। और वो कब से जोशुआ को अकेले में पकड़ना चाह रहा था, लेकिन इंपीरियल नाइट बनने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। मगर अब जब उसे मौका मिल रहा है तो वो कौन सी बकवास खुद को बचाने के लिए कर रहा है। जोशुआ बोला कि वो झूठ नहीं कह रहा, बहुत टाइम गुजर गया है और इसी टाइम में उसने एवरग्रांट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढी है। तो अपने कलीग्स के साथ मैजिक टावर को बिट्रे करेगा और साथ में करंट हेड को भी मार डालेगा। मगर थीटा भी चालाकी से बोला कि उसे इस खबर के बारे में कैसे पता। तो जोशुआ ने कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। उसे बंदे का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सच है। मगर असलियत तो ये होती है कि उसे अपने पास्ट लाइफ में ये पता चला था कि एवरग्रांट क्या क्या करने वाला है। और तभी थीटा को जोशुआ की बात पचकानी लगती है। वो वहाँ से जा ही रहा था कि जोशुआ उससे एक रिक्वेस्ट करता है, मगर टर्म्स और कंडीशन ये होती है कि अगर ये सच हो जाता है कि एवरग्रांट बिट्रे करेगा तो थीटा को जोशुआ की मदद करनी होगी, वो भी एम्परर को हटाने में और खुद एम्परर बनने में। जिसके बाद अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि देर नहीं लगती और थीटा की वो खबर पूरे उराविस के रेजिडेंस में फैल जाती है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और अगली ओर जब थीटा पर सीन पड़ा तो मैजिक टावर के हेड चिल्ला रहे थे सेमीफाइनल्स में कोड जीरो के अगेंस्ट उन्होंने मैच को विड्रॉ क्यों किया। उसे तो अपने कॉमरेड का बदला लेना था और बोरोंटो को भी वापस लाना
था, तो इसने अच्छे मौके को वो क्यों गवा रहा है। रीटा बोला कि बोरोंटो 5 साल पहले ही जोशुआ के साथ पूरी तरह से कंज्यूम हो गया था और लाइटनिंग ने जोशुआ से जबरदस्ती बोरोंटो छीनने की कोशिश की, जो कि उसके साथ ऑलरेडी फ्यूज था। तो जोशुआ ने फाइट में उनको तो मार डाला था, बट खुद को प्रोटेक्ट करने में, और यही सच है। मगर अगर करंट हेड ईएन ये हिसाब लगाए तो जोशुआ तो 10 साल का था। 10 साल की उम्र में उसने लाइटनिंग मैजिशियन को हराया, तो ये बात उन्हें हजम नहीं होती। और सेम आंसर थीटा का भी होता है, मगर वो अपने थॉट्स को हेड ईएन को बताना नहीं चाहते। जोशुआ से उसे जो सुनने को मिला तो उसने वैसा ही बताया, और अब ज्यादा किंगडम में घूमने से अच्छा ईएन उन्हें मैजिक टावर में बुलाने का ऑर्डर देते हैं। थीटा डिक्लाइन करता है क्योंकि वो दुनिया घूमना चाहता है। जैसे ईएन को गुस्सा आया और वो बोले, मूर्ख बच्चे, तुम में जरा भी तमीज नहीं, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि वो सेकंड इन कमांड में किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं। इस बात से थीटा भड़क उठा क्योंकि लाइटनिंग सीट वैकेंट तो है, लेकिन वो सेकंड इन कमांड में किसको चुनेंगे, जिस पर हेड ईएन बोले कि वो एवरग्रांड को एक चांस देना चाहते हैं। थीटा के पैरों तले जमीन घिसक गई और जोशुआ की बात सच साबित हुई। सिर्फ जोशुआ नहीं बल्कि अर्थ मैजिशियन भी, वो लाइटनिंग मैजिशियन के बारे में पता लगा रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गया। तो सर्च के बीच में ही उन्होंने भी थीटा को एवरग्रांड से दूर रहने की सलाह दी थी, और उस दिन से लेकर आज तक ये बात कंफर्म नहीं हुई कि उनकी इस बात का मतलब क्या था। अगर दो लोग एवरग्रांड के खिलाफ ये बात कह चुके हैं और अब खुद हेड ईएन ने भी उन्हें दूसरा मौका भी दे दिया है, तो इससे जोशुआ और अर्थ मैजिशियन की बात सच होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम मून डोर के स्पेशल गेस्ट रूम में देखते हैं। हमारे जोशुआ को मून डोर के मास्टर के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मून डोर की मास्टर जोशुआ से माफी मांगती हुई कि वो अपने स्पेशल गेस्ट को इतना वेट नहीं करवाना चाहती थी, मगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लग गया। वो भी कोई ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि सीधा इंपीरियल फैमिली के इन्फॉर्मेशन है। जोशुआ भी सरप्राइज होता है क्योंकि मून डोर के मास्टर को वो सब कुछ पता है जो कि जोशुआ जानना चाहता है। मगर बात को शुरू करने से पहले मून डोर की मास्टर बोली कि वो प्रॉमिस के बारे में भूल तो नहीं गया जो कि 5 साल पहले हुआ था, वो रेड कॉइन जिसके बारे में जोशुआ ने दिलाने का वादा किया था। तो अब वक्त आ गया है कि जोशुआ उसकी लोकेशन को रिवील करे, जिस पर जोशुआ जवाब में कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोकेशन को रिवील भी करवा देता है तो मून डोर का कोई भी मेंबर उसको ढूंढ नहीं पाएगा, और यही उस लोकेशन की खासियत है, उसे सिर्फ जोशुआ ही ढूंढ सकता है। और साथ में वो ये भी बोला कि इतनी बेसब्री मून डोर की मास्टर, ओह उसका मतलब तो डीमन लिलिथ क्यों इतनी बेसब्र हो रही है। मून डोर की मास्टर चौंक जाती है और जोशुआ को लेजेंडरी टाइटल देने का भी रीजन वो समझ जाती है, क्योंकि उसकी आंखें शातिर हैं और तेज भी। आइडेंटिटी छुपाने का अब कोई भी मकसद नहीं, और नकाब उतारकर हम एक फेमिलियर कैरेक्टर को देखते हैं जिसको हम पहले ही टूर्नामेंट ऑफ पावर की स्टार्टिंग की सेरेमनी में ही देख चुके थे। लिलिथ जो कि ह्यूबल्ट किंग के पॉप फोरकास्ट से है, तो वो और कोई नहीं बल्कि मून डोर की मास्टर है। एंड हमें उस रेड कलर के कॉइन के बारे में भी पता चलता है। जिस तरह उसका नाम है तो वो उस तरह दिखता नहीं, क्योंकि ह्यूबल्ट किंगडम के पॉप फैक्शन में उसको होली ग्रेल के नाम से लोग जानते हैं, और ह्यूबल्ट किंगडम में 2 फैक्शंस बने हुए हैं, एक एम्परर फैक्शन तो दूसरा पॉप फैक्शन, और ये मून डोर उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन दोनों इस पर अपना रोब जमाने के लिए लड़ रहे थे, भला आखिर उस लड़ाई को पॉप फैक्शन जीत गई, और तभी से वो यहाँ पर मून डोर की मास्टर बनी हुई है। मगर अभी एक मसला बन गया है, क्योंकि पॉप फैक्शन के हेड ईयर ऑफ गॉड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से गायब नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयड हो गया है, और उसको डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं बल्कि जोशुआ ही है। जोशुआ चौंक जाता है और उसे याद आ जाता है कि टीयर ऑफ गॉड तो वही आर्टिफैक्ट है जो कि सारा ने उसे अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए दिया था, लेकिन ज्यादा डिवाइन पावर इंसर्ट करने की वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, और अब उसकी रिप्लेसमेंट में वो होली ग्रेल को ढूंढ रहे हैं, जिसकी लोकेशन भी उसी बंदे के साथ है जिसने टीयर ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय किया है। जोशुआ ने माफी मांगी और वो बोला कि अगर लोकेशन की ही बात है तो वो इंपीरियल पैलेस में है, और फिक्र नोट प्रॉमिस होता है वो उस होली आर्टिफैक्ट को जरूर लाएगा। मून डोर की मास्टर लिलिथ न चाहते हुए भी इस काम को जोशुआ को सौंप देती है, क्योंकि वो एक इंपीरियल नाइट है और वो ही इस आर्टिफैक्ट को इंपीरियल पैलेस से ला सकता है। और अब जबकि उसने लोकेशन को रिवील कर दिया है तो उसे भी अपनी इन्फॉर्मेशन सुनने का मौका दे दिया जाए। वो इन्फॉर्मेशन हमें सुनने को तो नहीं मिलती, मगर लिलिथ उससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है। कंडीशन पहले ये थी कि रेड कॉइन का वो जिम्मा लेगा, लेकिन अब एक और कंडीशन भी वो ऐड करना चाहती है। जोशुआ एग्रीड करने से पहले बोला कि अगर वो उसको कर सकता है तो जरूर ऐड कर दिया जाए। तो लिलिथ ने बड़े प्यार से कहा कि वो उससे शादी कर ले, यही उसकी कंडीशन है। मगर सीन जैसे ही शिफ्ट हुआ तो लिलिथ बेचैनी में सांस लेती हुई कि जोशुआ ने तो अच्छी तरह से जवाब ही नहीं दिया, क्या वो उसे अट्रैक्टिव नहीं समझता क्या? तो तभी पीछे से जीरो आ जाता है, तो अंदर आने से पहले अपने मास्टर की इजाजत लेता है। उसे इजाजत तो दे दी जाती है, लेकिन हाउस फोन्टे पर जो इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करने का काम सौंप दिया गया था तो क्या वो उसे पता चला? तो जवाब में जीरो बोला कि हाँ उसे मिल चुका है। वो बात को रिवर डेनिस से शुरू करता है। क्रॉम्वेल फैमिली ने फोन्टे हाउस को चारों तरफ से घेर लिया है, और उनकी एक एडवांटेज डेनिस रिवर, जिसको पता नहीं कैसे लेकिन हाल ही में ही उन्होंने सुना है कि 7 स्क्रोल की मदद से और ब्लिज़र्ड मैजिशियन की मदद से उन्होंने डेनिस रिवर को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है, और वो अभी के लिए मर्सनरी किंग के साथ क्रॉम्वेल फैमिली के ऑर्डर पर फोन्टे हाउस की ओर ही बढ़ रहे हैं। जो कि सुन लिलिथ हैरान होकर बोली कि क्या 7 स्टार का स्क्रोल एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई मैजिशियन उसे अपने मैजिक की मदद से कास्ट करता है तो इसका मतलब रोल से उसे एक लेवल हाई होना होगा, यानी कि इसका मतलब जो मर्सनरी किंग और क्रॉम्वेल फैमिली ने स्क्रोल और मैजिशियन का इस्तेमाल की है तो उसमें मैजिशियन 8 क्लास का है। मगर हैरानी की बात यह है मैजिक टावर के हेड खुद भी 7th क्लास के हैं, और साथ में जीरो को सुनने को ये भी मिला है कि जिस स्क्रोल का उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वो एक एंशिएंट स्क्रोल है। लिलिथ हैरान होकर बोली कि लगता है कि क्रॉम्वेल फैमिली फोन्टे फैमिली को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द। जो कि सुन जीरो बोला कि जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, मगर उसकी मास्टर बोली कि मैटर ऑफ टाइम तो ठीक है, लेकिन वो आखिर किसके लिए ज्यादा सूटेबल है, कौन सी फैमिली जल्द से जल्द खत्म होगी। एंड देन सीन शिफ्ट हुआ और दोबारा रेनहार्ट के टूर्नामेंट ऑफ पावर पर हमारा
सीन जाता है। फाइनल्स की सेरेमनी काफी धूमधाम से होती है क्योंकि जिन दो पार्टिसिपेंट के बीच में फाइट होने वाली थी तो उसके लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वोटिंग भी हो रही थी कि कौन जीतेगा। एक तरफ हमारा जोशवा तो दूसरी तरफ हम उराविस को देखते हैं। उराविस स्टार्टिंग से ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने का ठान लेता है और जोशवा से भी सेम करने का बोलता है। तो जोशवा एक्साइटमेंट में बोला तो उसे अच्छा लगा कि उराविस उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा और वो भी उराविस की विश को पूरा करेगा। ये बोलते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फाइट के स्टार्ट में हमें उराविस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उराविस को हेवनली स्वॉर्डमैन भी कहा जाता है और साथ में जिस वेपन का उराविस इस्तेमाल करता है तो उसे लोग स्नेक स्वॉर्ड से जानते हैं और उराविस के स्वॉर्ड के नाम से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एक वाइड रेंज अटैक कर सकता है जैसे कि स्पीयर होता है, लेकिन स्पीयर कुछ हद तक ही वाइड रेंज बरकरार रख सकता है। लेकिन जहाँ तक उराविस की स्वॉर्ड थी तो ये पूरा अरीना बिल्कुल उसका डोमेन बन चुका था। जोशवा को बार बार देख कर वो उसके अटैक को बड़ी ही मुश्किलों से ब्लॉक कर रहा है तो उराविस को हंसी आती है क्योंकि जोशवा सिर्फ अकेला नहीं जिसके पास वाइड रेंज का वेपन हो। जोशवा परेशान हुआ क्योंकि उसे डूक आल्समा की मेमोरी में वही डिमोनिक नाइट जो कि उराविस के साथ फाइट में हार चुका था तो उसकी मेमोरी में जोशवा ने उराविस के स्टाइल को नहीं देखा था। इसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो इस फाइट को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है जो कि जोशवा के लिए एक ऑनर की बात भी होती है। मगर उसे जल्द से जल्द कुछ सोचना ही होगा क्योंकि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो वो जस्ट ब्लॉक ही करता जाएगा। एंड देन अगले सीन में हम एडन की रिएक्शन में बदलाव पाते हैं। वो परेशान होकर बोला फाइट तो बिल्कुल वन साइडेड है। बिल्कुल ऑक्शन में जो बेट लग रहे थे कि उराविस और जोशवा में कौन जीतेगा तो उराविस पर सबसे ज्यादा बेटिंग लगी हुई थी। तो क्या इसका मतलब कि वो बेटिंग चार्ट ठीक था? एली जो कि वहाँ पर मौजूद थी वो उसकी बातों को सुनकर उस चार्ट की डिटेल के बारे में जब सुन लेती है तो वो भड़क कर बोली कि ये लोग बहुत ज्यादा डिल्यूजनल है। वो अपने सारे पैसों को जोशवा पर लगाने चाहती है जैसा कि सर एडन ने लगाया है। उसे दुकान का पता नहीं होता तो वो सर एडन से डायरेक्शन मांगती है जिससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा सीरियस है। उराविस के साथ फाइट करते वक्त उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। उसकी पास्ट लाइफ वाला उराविस इस करंट वाले उराविस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन जोशवा को अब भी दिक्कत हो रही थी और जोशवा को इतना स्ट्रगल करता हुआ देख उराविस डिसअपॉइंट हो जाता है और वो बोला जोशवा को तो लेजेंडरी का टाइटल दिया गया है तो वो उसे एंटरटेन क्यों नहीं कर रहा। ये कहता हुआ वो दोबारा से अपनी हेल फायर वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसने उस स्टेडियम के बैरियर का काम तमाम कर दिया था। यहाँ तक कि उराविस की इस हेल फायर को मानो को भी डिसॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और उराविस एक्साइटेड में बोला कि ये जोशवा का अंत है। मगर उसे सरप्राइज में ये देखने को मिलता है कि जिस हेल फायर पर उसे काफी ज्यादा घमंड था तो जोशवा उसे सिर्फ एक डिफ्लेक्ट मारता हुआ उसे खुद से दूर करता है जो कि देख उराविस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब उसकी तरह सेम एक दूसरा स्टोन होल्डर उससे फाइट न कर रहा हो। मगर देन उसे याद आ जाता है कि उसे देख कर ही उसे जोशवा से फाइट करने की टिंगलिंग हो रही थी तो वो इस बात को समझने में देर नहीं करता और उसे मालूम हो जाता है कि जोशवा के साथ भी एक प्राइमोडियल स्टोन है। और अब जबकि ये फाइट दो प्राइमोडियल यूजर के बीच में हो रही है तो वो एक्साइटेड होकर बोला कि इस फाइट को वो अब और ज्यादा लाइटली नहीं लेगा। उसे लगा कि ये जस्ट एक तलवारबाजी का टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन अब उसे क्यूरियोसिटी हो रही है ये दोनों प्राइमोडियल स्टोन में आखिर किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जोशवा उसकी लिमिट्स को और कितना ज्यादा पुश कर सकता है। यही कहकर एक आग का बवंडर बन जाता है। स्टेडियम इतना ज्यादा गर्म हो जाता है पहले से और भी ज्यादा लोग इस फाइट को देखकर डरने लगे हैं और बेचारा कमेंट्री वाला वो तो हीट रेजिस्टेंट वाला कोट पहन लेता है और जब वो आग का बवंडर खत्म हो जाता है तो हम उराविस के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जो कि बिल्कुल एक अंडरवर्ल्ड का डीमन लग रहा था। मगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इस पावर को वो अब तक पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीख पाया तो जोशवा पर फ्यूचर के घाव के लिए वो एडवांस में माफी मांग लेता है। मगर जोशवा मुस्कुराते हुए बोला योर मैजेस्टी सिर्फ आप ही नहीं जिसने इस पावर को मास्टर किया है, लगता है कि मुझे अपनी पावर को भी रिवील करना पड़ेगा क्योंकि आप इस फाइट को इतना सीरियसली जो ले रहे हो। देखते ही देखते जोशवा की बॉडी से थंडर निकल रहा था और अपने इस एबिलिटी के एडवांस फॉर्म में आ जाता है। मगर हैरानी ये थी कि उराविस को डर नहीं लग रहा था और वो हंसते हुए बोला हालांकि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इतने कम उम्र में तुमने इस स्टोन की पावर को मास्टर कर लिया है, मगर मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम तेज तो हो गए हो मगर स्ट्रेंथ के मामले में तुम अब भी बहुत कमजोर हो और इस फाइट का विजेता और कोई नहीं बल्कि मैं ही होने वाला हूँ। मगर जोशवा बड़ी तेजी से आकर बोला योर मैजेस्टी आपका एरोगेंस कुछ ज्यादा ही पीक तक पहुँच रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो अपने ओपोनेंट को कभी इस तरह अंडर एस्टिमेट नहीं करता। कहता हुआ वो उस पर अपना अटैक लैंड करता है जिससे उराविस का हाथ जख्मी हो जाता है और खुद को जोशवा के और अटैक से बचाने के लिए वो एक मैग्मा से बना हुआ बैरियर भी बनाता है जिस पर जोशवा का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। और यही देखकर उराविस को लगा कि वो अपनी जीत के एक स्टेप और करीब आ गया है। जोशवा जो कि हर एक एंगल से अपनी स्पीड की मदद से अटैक करने में सक्षम था मगर ज्यादा उसे रिजल्ट में कुछ देखने को नहीं मिल रहा था और जहाँ तक उराविस काउंटर में कुछ करता तो उससे पहले ही जोशवा सैंड्रिस पलक झपकते ही गायब हो जाता। बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई थी ये कमेंट्री वाला बार बार बोलता रहा कि आग और बिजली में आखिर कौन जीतेगा। अब ये जस्ट फाइट ही नहीं रही बल्कि अपने टाइटल्स को बचाने की फाइट हो रही है। तभी फाइट के बीच उराविस एक बात को रिवील करता है जैसा वो फील कर पा रहा है तो क्या जोशवा भी उसी तरह फील कर पा रहा है। बात सिंपल थी, दोनों स्टोन्स एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहते थे और दोनों यूजर्स ये फील कर पा रहे थे कि दोनों स्टोन्स की विश है कि वो एक दूसरे में घुल मिल जाए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए जोशवा फाइट के बीच में बोला चलो मिलकर एक बेट लगाते हैं, जो भी इस फाइट को हारेगा उसको अपना प्राइमोडियल स्टोन देना पड़ेगा और साथ में उसे अपने अपोनेंट का सबऑर्डिनेट भी बनना होगा। डील उराविस के टेस्ट की थी और वो मान जाता है। वो जो ड्रीम्स उसके थे तो एक तो प्राइमोडियल स्टोन को पाने के बाद और जोशवा को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के बाद उसे वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में दिख रहा था। और फाइट को जल्द से खत्म करने के लिए वो अपना खतरनाक अटैक करता है जिसके लिए वो इस बारी तो श्योर था कि
जोशुआ इसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। और सामने खड़ा जोशुआ जो कि इस अटैक के इम्पैक्ट को एनालाइज करके कहता है उराविस, जिसको लोग एक मिनिएचर सन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अपने दुश्मन उसके करीब आने से पहले ही राख बन जाते हैं, तो ये तो उनकी बदकिस्मती होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका दुश्मन और उसका अपोनेंट मैं हूँ। इस मिनिएचर सन से लोग डरते आ रहे हैं, तो वो मेरी स्पीयर से हारने वाला है। ये बोलता हुआ जोशुआ अपना मोमेंटम बरकरार करता है और बिजली की रफ्तार से उसके अटैक को चीरता हुआ वो उराविस पर भी अटैक कर देता है, मगर अटैक इतनी तेजी से वो करता है कि जोशुआ ने टाइम एंड स्पेस को चीर दिया है। और बात को समझने में उराविस को ज्यादा टाइम नहीं लगता कि उसका काम तमाम होने वाला है। वो अटैक को देख भी नहीं पाया और इतनी तेजी से जोशुआ ने उस पर लैंड किया कि अटैक का इम्पैक्ट अब रहता है। उसे ये एबिलिटी बिल्कुल जानी पहचानी दिख रही थी और उराविस बोला ये बिल्कुल लूसीफर के जैसा है। इसके अटैक का साउंड उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया और सुनने में आया है कि जब बिजली की रफ्तार से अटैक होता है तो अटैक पहले और इम्पैक्ट बाद में आता है। जो उराविस ने ये बात खत्म की तो इम्पैक्ट इतना भारी होता है कि वो ग्राउंड से नॉकआउट होता हुआ स्टेज से नीचे गिर जाता है। धूल मिट्टी उठ चुकी थी और कोई भी स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पाया, मगर रिजल्ट में एक बात साफ नजर आ रही थी कि उराविस स्टेज से नीचे गिर चुका है और वो नॉकआउट भी है, यानी कि इस साल के टूर्नामेंट ऑफ पावर के विजेता एवलोन एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव जोशुआ ही है। एंड देन सीन दोबारा उराविस पर पड़ता है, जो कि अनकॉन्शियस होने के बाद बोला कि वो कहाँ पर है। उसे ठीक तरीके से कुछ याद नहीं आ रहा, मगर थोड़ा सा गौर देने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो तो टूर्नामेंट में था और उसका अपोनेंट फाइनल्स में जोशुआ था, जिससे वो बहुत बुरी तरह से हारा है। जोशुआ के लास्ट अटैक के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाया और वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता है। तभी साइड से एक अनजान आवाज बोली, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। उराविस समझ नहीं पाया कि ये आवाज आखिर किसकी है, मगर अब उसका जो प्राइमोर्डियल मैग्मा स्टोन है तो उराविस को ऐसा फील हो रहा है कि वो उसकी बॉडी से अलग हो रहा है। बड़ी ही मुशक्कत से वो उसकी बॉडी को छोड़ के अलग हो जाता है और अब मैग्मा अपनी आवाज में बोला कि हम प्राइमोर्डियल स्टोन कभी भी उस बंदे को नहीं चुनते जो कि फाइट को हारता है और अपनी हार को भी एक्सेप्ट करता है। तुम्हारे एक्सेप्ट करने से मैं तुमसे खुद को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। मैग्मा की बात खत्म होते ही पीछे से लूगिया आया और उसने मैग्मा को निगल लिया, लेकिन लूगिया के निगलने से उराविस दोबारा उठ जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उराविस को ये जानकर खुशी हुई कि वो एक सपना देख रहा था, मगर ये वाला ख्वाब एक सपने के लिए बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि वो वाकई में मैग्मा को फील नहीं कर पा रहा था। तभी साइड डेस्क पर उसकी नजर पड़े हुए चिट्ठी पर पड़ी। उसने उठाया और पढ़ा, ये तो जोशुआ की तरफ से है और जो डील उन दोनों के बीच में हुई थी कि विजेता प्राइमोर्डियल स्टोन भी लेगा और साथ में हारने वाले को विनर का सबऑर्डिनेट बनना होगा। तो जोशुआ सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, वो भी सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट से, क्योंकि वो फिर दोनों के रास्ते अलग अलग करना चाहता है, क्योंकि उराविस एक किंग है और वो किंग को अपना सबऑर्डिनेट नहीं बनाना चाहता। वो उसकी हेल्थ की आशा करता है कि वो जल्द से ठीक हो जाए। उराविस हंसते हंसते बोला, ये कमीना कितना शातिर है, मगर मानना पड़ेगा कि एक छोटे बच्चे के लिए इस बंदे का दिमाग बहुत तेज चलता है। इसके बाद अगला सीन रेनहार्ट के थ्रोन पर पड़ा, जहाँ पर हम रेनहार्ट के सबऑर्डिनेट्स और साथ में सर लियोन को भी देखते हैं और कुछ फेमिलियर फेसेस को भी, क्योंकि यहाँ पर जोशुआ को न्यू किंग घोषित कर दिया जाएगा। जोशुआ ने टूर्नामेंट को जीता और वो अब इस थ्रोन को डिजर्व करता है। वो ट्रेडिशन से शुरुआत लेना चाहते हैं, लेकिन जोशुआ बोला कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो जो बहुत ज्यादा जरूरी ट्रेडिशन है तो उसी को ही सिर्फ कर दिया जाए। इस बात से जो बजट मैनेजर गाइटू है वो बहुत ज्यादा शॉक में पड़ गया और रेनहार्ट का करंट किंग लियोन भी समझ गया कि जोशुआ यहाँ पर क्या करने वाला है। वो भी बाकी लोगों से बोलते हैं कि जिस तरह किंग बोल रहे हैं तो वैसा ही करते हैं, मगर गाइटू ने इनकार किया, क्योंकि पहले भी लोगों के लिए ये जगह एक मजाक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हर खैरा आके एक किंग बन जाता है और ये जस्ट एक टाइटल उन्हें मिलता है। और अगर वो अपनी ट्रेडिशन को भी उस बंदे के लिए अबेंडन कर देंगे तो लोग उनका अब और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगेंगे। जोशुआ डिसअपॉइंट होकर बोला कि अगर जीतने से उसे रेनहार्ट का डर ही सिर्फ मिल रहा है तो वो इस प्राइज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे तो लगा कि रेनहार्ट अपनी विल ऑफ नागासान पर बहुत ज्यादा फख्र करता है। इस विल का क्या मतलब है, यहाँ पर किंग का टाइटल एरे गैरे को नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट को मिलता है। तो फिर आखिर क्यों नागासान के विल वालों को बाकी कॉन्टिनेंट के लोगों की बातों का असर हो रहा है। तो जोशुआ की बात टिकी रही कि अगर उसे डर ही प्राइज में मिल रहा है तो यहाँ से जाना ही एक बेटर ऑप्शन है। वो जाने लगा, बट पीछे से गाइटू उसे रोककर बोला कि क्या वो सच में थ्रोन को अबेंडन करके जा रहे हैं, जिस पर गाइटू को हाँ में जवाब सुनने को मिलता है। गाइटू परेशान होकर बोला कि वो नागासान की विल की कसम खाता है, तो वो आज तक जिंदा है तो वो विल की नागासान की वजह से है, तो वो उसे प्लीज एक दूसरा मौका दे दे। जोशुआ मुड़कर सीरियस होकर बोला, फिर ट्रेडिशन को सामने क्यों ला रहे हो, लोगों की परवाह तुम्हें क्यों है? अगर तुम्हें जस्ट एक कठपुतली चाहिए जो कि किंग का रोल प्ले करे तो माफ करने की जगह मेरी लिए नहीं है। जोशुआ ये सब कुछ बहुत सीरियस होकर बोल रहा था और उसकी आंखों के नजरों में रेनहार्ट के लिए इतना सीरियस होकर देखकर गाइटू अपनी गलती को मान लेता है, क्योंकि इसी तरह की पर्सन का वो तो इंतजार कर रहा था जो कि रेनहार्ट को एक बेटर प्लेस बनाने में हेल्प करे। जोशुआ बोला, आज से मैं तुम्हारा न्यू किंग हूँ और इस जगह को और भी ज्यादा अच्छा बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारे लोग जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था तो वो घुटने टेक देते हैं। क्राउड के भी पॉजिटिव रिएक्शन होते हैं और जहाँ तक कि सर लियोन की बात हो रही है तो उन्हें भी विश्वास नहीं आ रहा था कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। और जो रेड्स जो कि न्यू किंग को सीरियसली ही नहीं लेते तो उन्होंने जोशुआ के सामने घुटने टेक दिए। वो इस बात से खुश होकर बोले वो खुश है कि जोशुआ इन लोगों को टाइम पर कंट्रोल कर पाया, लेकिन अब अपनी एडमायरेशन को बंद करते हैं। लियोन की बात की समझ तब हमें होती है जब वो जोशुआ से उस ट्रेडिशन के बारे में पूछता है, वो भी टूर्नामेंट को जीतने के बाद 1 ऑफ द 12 सुपर ह्यूमन में किसी को भी चैलेंज कर सकता है। तो सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि टूर्नामेंट के बाद जोशुआ अपना अपोनेंट कौन सा चुनेगा। लोगों के साथ साथ सर लियोन भी बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि लेजेंडरी वॉरियर खुद के लिए अपोनेंट कौन सा चुनेंगे। जोशुआ उनकी एक्सपेक्टेशन पर पानी नहीं फेरना चाहता और पहले से इस बात को क्लियर करके बोला कि उनको जानकर ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो कौन सा अपोनेंट चुनना चाहते हैं, मगर सर लियोन एक
एक्साइटेड होकर बोले कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो तो जस्ट जानना चाहते हैं कि जोशुआ अपने लिए कौन सा अपोनेंट चुनना चाहता है। तो आखिर में जोशुआ अपने अपोनेंट को भी रिवील करता है। जोशुआ बड़े ही सीरियस अंदाज में बोला कि टूर्नामेंट का विजेता अपने लिए जिस अपोनेंट को चुनना चाहता है तो वो और कोई नहीं बल्कि 12 सुपर ह्यूमन बीइंग में से जिसके पास 1 मिलियन मर्सनरीज की पावर है। तो वो द मर्सनरी किंग को चैलेंज करना चाहता है और उसी को ही अपना अपोनेंट बनाएगा। सेली और सर एडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोशुआ मर्सनरी किंग को चुनेगा। एंड देन जब हमारा सीन बीच में कट होकर मर्सनरी किंग पर पड़ता है तो वो वहाँ पर एक फेमिलियर पर्सन से लड़ रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि जोशुआ का नाइट सियन होता है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि सियन भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। वो घायल भी था और थक भी चुका था, मगर उसकी हिम्मत को देखकर मर्सनरी किंग भी दाद देता है और वो बोला कि आखिर ये नाइट जो कि बाकी वॉरियर्स के मुकाबले अब तक टिका हुआ है तो ये कौन सी फैमिली से है। वो जानना चाहता है कि इतने स्ट्रॉन्ग नाइट आखिर कौन से फैमिली से आते हैं। सियन प्राउडली होके बोला कि वो द सेंड्रिस हाउस से आता है और उसका नाम सियन है। मर्सनरी किंग उसे रिकॉग्नाइज किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है और वो उसका नाम हमेशा याद रखेगा। लेकिन यहाँ पर अब उसका टाइम खत्म होता है। वो नर्क में जाके मर्सनरी किंग का वहाँ पर आने का इंतजार करे ताकि वो दोबारा एक रीमैच उसके साथ कर पाए। अटैक सियन के बहुत करीब आ चुका था तो सियन बोला वो कड़ी ट्रेनिंग तो कर रहा था लेकिन उसे ये पहले से पता था कि वो 1 ऑफ द 12 सुपर ह्यूमन बीइंग में से किसी को नहीं हरा पाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पर जो है। जो सियन की बात खत्म हुई तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि मर्सनरी किंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मगर हमारा सियन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और उनके इन रिएक्शन की वजह ये थी कि वहाँ पर डिमन नाइट आ चुका था जिसने मर्सनरी किंग के अटैक को हेड ऑन ब्लॉक किया है। मर्सनरी किंग डिमोनिक नाइट की आइडेंटिटी पूछता है मगर इग्नोर करता हुआ डिमोनिक नाइट बोला कि बच्चा उसके साथ जा रहा है और वो सियन को लेता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है। एक ही दिन में 2 एक्साइटेड बंदों से मर्सनरी किंग की मुलाकात हुई। इससे उसका मूड और भी ज्यादा अच्छा हो गया और वो फ्यूचर फाइट्स के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चाहे वो जितने भी टैलेंटेड बंदों को यहाँ पर क्यों ना भेजे, मगर आज शेरल की फैमिली पूरी तरह से खत्म होने ही है। मगर तभी हॉर्न ऑफ रिट्रीट बज चुका था। मर्सनरी किंग गुस्सा होकर बोला कि उसकी इजाजत के बगैर किसने ये हॉर्न बजाया है। बट जब वो रेन हार्ट के फ्लैग्स को देखता है तो वो समझ जाता है। वो नाइट जो कि रेन हार्ट की तरफ से आया है तो उसे डुएल के सिलेक्शन के बारे में बताता है कि उन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर के विजेता से लड़ना होगा। मर्सनरी किंग को लगा कि ये सर एडन हो सकता है, मगर ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि चैलेंजर तो कोई और ही है। जिसके बाद दोबारा से सीन फोंटे फैमिली यानी कि शेरल की फैमिली पर पड़ता है। सबसे पहले हम अकारिस को बहुत टाइम के बाद देखते हैं, मगर वो ठीक नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था कि अभी तक सियन सर क्यों नहीं आए, क्योंकि प्लान के हिसाब से तो उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। और अकारिस को डर था कि कहीं ये वाली इन्फॉर्मेशन भी लीक ना हो गई हो। लेकिन अगर ये भी हुई तो इसका मतलब हमारे बीच जरूर कोई ऐसा है जो कि दुश्मन को खबर दे रहा है। मगर ये बात अब तक अकारिस अपने तक ही रखता है। अकारिस को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर शेरल उसे इस मीटिंग के बाद रेस्ट करने का बोलती है। जवाब में अकारिस बोला कि वो ठीक है, वो और भी खुद को पुश कर सकता है अगर वो करे तो। मगर शेरल बोली कि अगर सर अकारिस को कुछ हो जाता है तो वो यकीन के साथ नहीं कह सकती कि उसकी फैमिली बच जाएगी क्योंकि अकेले वो देख चुका है कि उनकी फैमिली से कुछ भी नहीं होने वाला। तो शेरल की बात के साथ वो एग्रीड हो जाता है और अब 11वीं मीटिंग करने का टाइम आ गया है। शेरल की फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और शेरल मीटिंग के स्टार्टिंग में बोली कि क्या उनको वो कम्युनिकेशन और मिल चुका है या नहीं, जिस पर शेरल की फैमिली का एक मेंबर हाँ में जवाब देता है और वो शेरल के फादर का आभारी है कि इस कंडीशन में होने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी चीज के लोकेशन के बारे में बताया जिससे वो बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी बीच ऑक्स बोला, यंग लेडी आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जितना कर रही हैं तो शायद ही अगर फादर आपको देखते तो उन्हें काफी ज्यादा गर्व होता। और फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑक्स की बातों को सुनकर शेरल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ऑक्स को थैंक यू भी बोलती है। साथ में उनको एक सरप्राइज की खबर भी सुनने को मिलती है कि मर्सनरी किंग दोबारा रिट्रीट कर चुका है। शेरल और बाकी लोग इससे कंफ्यूज हुए क्योंकि वो तो उनके गेट तक आ चुका था। तो आखिर रिट्रीट करने की वजह क्या बनी, जिस पर शेरल की फैमिली का मेंबर बोला कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाला मर्सनरी किंग को अपना अपोनेंट बनाना चाहता है और उसके साथ फाइट लड़ना चाहता है। इसी कारण के ये मिरेकल हो पाया और मर्सनरी किंग जो कि उनको बस लगभग डिस्ट्रॉय करने ही वाला था तो वो एकदम से गायब हो गया। शेरल क्यूरियस होके बोली कि आखिर वो बंदा कौन है जिसकी मदद से ये मिरेकल हो पाया। उस बंदे ने शेरल को जवाब दिया कि आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि डूग आग्नोस ब्लड लाइन का वारिस जोशुआ सैंड्रस है। जोशुआ का नाम उसके मुंह से सुनकर शेरल रोने लगती है और वो खुशी के आंसू होते हैं और खुशी का ठिकाना उसका नहीं होता। मगर अगली ओर अकारिस जो कि हार को एक्सेप्ट करने के कगार पे था तो वो भी मोटिवेट हो जाता है क्योंकि उसे पहले में लग रहा था कि जोशुआ उन लोगों के बारे में भूल चुका है क्योंकि इतनी बड़ी आफत को वो अकेला संभालने में बहुत डिफिकल्टी को फेस कर रहा था। मगर अब जबकि जोशुआ का साथ आ चुका है तो वो बाकी लोगों की जिम्मेदारी खुद लेता है कि अपनी जी जान लगा के वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। धड़ाम से दरवाजा खोला और वहाँ पर बारोन आर्ना आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो अपने साथ सबूत भी लेकर आए थे ताकि वो बाकी लोगों का जो माइंडसेट अकारिस अपने प्लान के हिसाब से चेंज कर रहा है तो उसको होश में लेकर आ जाए। बारोन आर्ना को इतने गुस्से में देखकर एक बंदा उठता है, उनको काम डाउन होने का कहता है और सर अकारिस ने क्या किया है तो उसे एक्सप्लेन करने का बोलता है। थैली निकालता हुआ वो सियन सर की शैटर्ड सोर्ड उन लोगों को दिखाता है कि ये अकारिस के प्लान का नतीजा है और सर सियन को अकारिस ने बड़ी ही खतरनाक जगह पर भेज दिया और वो भी फोर्सेस के सामने ही, जिस पर वो दूसरा बंदा बोला कि आप बिल्कुल गलत हैं। सियन वहाँ पर गया ही नहीं, सियन तो 3rd डिवीजन सप्लाई रोड के साथ गया था और ये बात सर अकारिस ने खुद उसे बताई है। बारोन आर्ना और वो दोनों कंफ्यूज क्योंकि दोनों को अकारिस ने अलग अलग बातें बताई है और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
अकारिस बोला, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। दोनों नहीं, बल्कि तुम सब गलत नहीं हो। मैंने जानबूझकर यहाँ पर सब लोगों को अलग अलग सीएन सर की डायरेक्शन बताई थी, क्योंकि मैं कुछ कंफर्म करना चाहता था। बाकी लोगों की तरह शेरिल भी बहुत कंफ्यूज हुई और बोली आखिर ये सब कुछ करने का उनका क्या इरादा था। बारोन आर्ना गुस्से और मिसअंडरस्टैंडिंग में बोला, वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बंदा एक स्पाई है। इसने सही टाइम का वेट किया और अब जबकि फोर्सेस कम हो चुकी है तो ये सब का सब इसने पहले से ही प्लान बना के काम शुरू भी कर दिया था। मगर तभी अकारिस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रिवील करता है कि लेडी शेरिल, मैंने आपको जो बात पहले बताई थी कि यहाँ पर खुद के अलावा और किसी पर यकीन नहीं करना है, जब तक वो ना बोले तो ये उसी प्लान का ही एक हिस्सा है। अकारिस एक और बात को भी रिवील करता है कि उसने जानबूझकर सब लोगों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उन लोगों के बातों को दुश्मन तक पहुँचा रहा है। तो इसलिए एक ट्रैप बना के उस जासूस को पकड़ लिया है क्योंकि दुश्मन तक उनकी खबरें पहुँचा रहा था। और अगर असली रोड की बात की जाए कि सर सीएन किस टीम के साथ गए थे तो वो 5th डिवीजन थी और बाकी लोगों को ये खबर नहीं बताई गई, सिर्फ एक बंदे को बताई गई थी और इसी वजह से सर सीएन अभी तक वापस नहीं लौटे। तो बात साफ हो जाती है, सारे लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन एक बंदा जो कि पहले तो मौजूद था लेकिन अब वो धीरे धीरे करके दरवाजे की ओर बढ़ता ही जा रहा था, तो वो और कोई नहीं बल्कि ऑक्स था। ऑक्स को रोक कर अकारिस बोलता है अगर वो अपनी नौटंकी को बंद कर देता है वो उससे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कॉन्टिनेंट के गोल्ड मॉन्स्टर ऑक्स, तुमने लेडी शेरिल और उसकी फैमिली को धोखा क्यों दिया है। ऑक्स बात को बदलता हुआ कि सर अकारिस उससे ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि उन्होंने सीएन सर को उन लोगों के हवाले कर दिया और इस रोड के बारे में अगर ऑक्स जानता था तो उससे अच्छा सर सीएन इस रोड के बारे में जानते थे, तो इससे क्या साबित होता है। मगर तभी अकारिस क्यूरियस होकर बोला कि चलो एक बात का जवाब दो। ऑक्स मान जाता है और अकारिस पूछता है तुम्हारी रिपोर्ट भी आई थी, तुम रात को एक राउंड भी लगाते हो, तो तुम कहाँ गए थे। ऑक्स ने बोला कि कल रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से वो बाहर राउंड लगाने के लिए चला गया, बट किसी की नजरों में आके और उस तक रिपोर्ट पहुँचाने के अब ये मतलब तो नहीं बनता कि वो रात को कुछ सस्पिशियस करने को गया था। और अब ऑक्स की बचने वाली है क्योंकि अकारिस ने तो ये पूछा ही नहीं कि कल रात की बात हो रही है, तो इससे क्या साबित होता है। उसने तो ये कहा ही नहीं कि कल रात की बात हो रही थी, तो क्या वो सिर्फ वॉक करने के लिए ही गए थे। तो ऑक्स तब तक कुछ कह पाता तो बीच में सारा बारोन आर्ना उतर जाता है। तो दुश्मन तो नहीं लेकिन उसे अकारिस पर सबसे ज्यादा शक हो रहा था, तो वो बाकी लोगों को इसके झांसे में फंसने से मना करता है क्योंकि ऑक्स ऐसा क्यों करेगा, वो तो बचपन से ही लेडी शेरिल का एक टीचर है, टीचर से बढ़कर उसने उसकी ज्यादा परवरिश भी की है। आखिर क्यों वो शेरिल की फैमिली के साथ इस तरह धोखा करेगा। शेरिल भी बारोन आर्ना की बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, मगर मामला थमने से पहले ही ऑक्स अपने रियल इंटेंशंस को रिवील करता है। बात को शुरू करने से पहले उसे सिर्फ एक बात का दुख हो रहा था और वो ये कि लेडी शेरिल के नजरों के सामने वो एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए और वो इतना ज्यादा थक गया कि वो अकारिस की सारी बातों के साथ एग्रीड करता है कि उसने ही शेरिल के फादर को पॉइजन दिया था और वो ही मार्कियस कोम्बल के फैमिली को शेरिल के फैमिली के पूरे डिटेल्स दे रहा था। तो शेरिल रो पड़ी और वो पूछे कि कह दो ये झूठ है, ये सब कुछ करने का क्या रीजन था, क्योंकि वो तो शेरिल की फैमिली का काफी टाइम से सर्व करता आ रहा है। मगर बेरहम ऑक्स बोला कि क्या वो उसके निकनेम के बारे में भूल चुकी है, गोल्ड मॉन्स्टर। गोल्ड मॉन्स्टर को भूख लगती है और ये फैमिली अब उसे वो गोल्ड प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो उसे तो पार्टी बदलनी ही पड़ी। ऑक्स के इस तरह एटीट्यूड को देखकर अकारिस उसे एक और सवाल पूछना चाहता है कि आखिर कौन सा हायर अप उसे बैकअप दे रहा है कि वो इतने आकड़ से सब लोगों के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या मार्कस क्रॉम्वेल खुद ही तो उसको सपोर्ट नहीं दे रहे, जिस पर ऑक्स बोला कि उसकी मेहनत और मुशक्कत की वजह से आज ये शेरिल की फैमिली इतना आगे आ चुकी है, अपना यूथ लगाने की वजह से ये फैमिली इतना ज्यादा आगे तक आ चुकी है। मगर उसे अगर इतनी बातों का एहसास हो रहा है तो बारोन आर्ना पूछा कि उसने आखिर बिट्रे क्यों किया, तो उसमें पैसों को लेकर जरा सा भी ऑनर नहीं बचा। तो ऑक्स उसके जवाब में बोला कि ऑनर ये सब कुछ तब मायने रखता है जब तुम जिंदा हो, क्योंकि ये फैमिली जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। जो ही ऑक्स ने ये बात बोली तो वो पूरी इमारत हिलने लगी, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जब खिड़की के बाहर वो देखते हैं तो कैसल के सामने बहुत जोरों शोर से धमाके हो रहे थे। पूरा कैसल मानो बमबारियों के बीच लिपटा हुआ था और कोई भी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। और अगली ओर हम जोशुआ को एक किंग बनता हुआ देखते हैं। क्राउन खुद लियोन पहनाते हैं जो कि जोशुआ से पहले रेनहार्ट के करंट किंग थे, मगर अब जोशुआ को पूरा ये रेनहार्ट एक प्राइस के तौर पर मिल रहा है। सेरेमनीज खत्म हुई और लियोन ने एक बात को रिवील किया कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि जोशुआ ने उसे अपना ओपोनेंट नहीं बनाया। जोशुआ बोला कि क्या सिर्फ टूर्नामेंट को जीत कर ही वो अपने ओपोनेंट को चुन सकता है, या फिर वन ऑफ द 9 स्टार को तब चुना जा सकता है अपने ओपोनेंट के तौर पर जब एक बंदा टूर्नामेंट को जीते। साफ साफ जोशुआ का ये मतलब था कि वो कभी भी उनसे फाइट कर सकते हैं। ये देख लियोन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोले कि जोशुआ उसे खुद की याद दिलाता है, वो भी पास्ट में जब वो जवान हुआ करता था। उसे प्रेजेंट के तौर पर अपना एक कैम्बल भी दे देते हैं जो कि कोई आम बात नहीं होती। और एडिशनली वो ये भी बताते हैं वो अपने सराउंडिंग्स पर जरूर नजर रखे। और जो वादा जोशुआ ने किया है कि वो उसके साथ कभी भी लड़ सकता है, तो उसके रिलेटेड वो एक बात भी बताना चाहता है कि उसको किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज कमजोर नजर आती है तो एवलोन एम्पायर में वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि लियोन उसे अपने एक ओपोनेंट के बारे में बताते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि काउंट एरिस होते हैं, जिनके साथ बैटल करते वक्त उनको 2 दिन और 2 रातें लगी थी, मगर फिर भी वो बैटल टाइम में खत्म हो गई। हालांकि काउंट एरिस एक मास्टर है, वो वन ऑफ द 9 स्टार में से नहीं, तो हेड टू हेड वन ऑफ द 9 स्टार के साथ तय करने वाली बातों से उसका ये मतलब था कि जरूरी नहीं कि जिसका स्टेटस कम हो तो वो वीक हो। जोशुआ को सर लियोन की थोड़ी बहुत बातें समझ में आ चुकी थी, और थोड़ी बहुत नहीं तो वो अलविदा कहकर और ये बोल के कि उन्हें अपने कॉमरेड से भी मिलने जाना है और वो इसके बारे में भूल चुका था, तो अलविदा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम लियोन की बातों को समझ जाते हैं कि वो सराउंडिंग्स की क्या बात कर रहा
रहा था। दरअसल यहाँ पर ये जो तीनों लोग मौजूद हैं, तो जोशुआ को मारने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और ये तीनों कोई आम बंदे नहीं बल्कि अपने अपने जगह के पावरफुल बंदे हैं और वो जोशुआ को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जोशुआ अगर एवलोन एम्पायर के साथ इसी तरह ही ग्रो करता रहा तो एवलोन एम्पायर के एम्परर उसे बहुत गलत कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस डेडली वेपन जो कि जोशुआ को बुला रहे थे तो इसका पहले से काम तमाम करना चाहते हैं। मगर तभी उन तीनों में से एक बोला कि जोशुआ भी मुसीबत है मगर स्वोलन किंगडम के हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आई बट डिटेल में एक और बंदा कहता है कि वो इसलिए कि एम्परर वीरोना अचानक से मारे गए, उनकी जगह अब लूसीफर बैठ चुका है और वो स्वोलन किंगडम का एम्परर बन चुका है। और एवलोन एम्पायर का एम्परर और स्वोलन किंगडम का एम्परर दोनों क्रेजी बास्टर्ड्स हैं, वो भी फाइट को लेकर, क्योंकि इन दोनों को तो बहाना चाहिए बस एक दूसरे पर टूट पड़ने का। तो जल्दी वो और छिड़ने वाली है। इस बात से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि टाइम के साथ हालात ठीक तो नहीं बल्कि और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पीछे से काउंट एरीज की एंट्री हुई। तीनों ये नोटिस कर समझ जाते हैं कि एवलोन को पहले से ही पता चल चुका है, इसलिए तो जोशुआ को आने में बहुत देर लग रही है। अगर काउंट एरीज के तो अपने ही प्लान्स होते हैं, वो यहाँ पर खुद भी जोशुआ के साथ अकेले मुलाकात करने के लिए आया था। और आप तो जानते हैं कि इनको भी फाइट करने का कितना शौक है, तो वो इन तीनों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते क्योंकि जोशुआ को वो सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं, वो किसी और को उसके करीब नहीं देख सकते। और हाँ, ये गे नहीं है। अगला सीन सेली पर पड़ा और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसने जोशुआ को मना भी किया था कि बारबेरियन किंग को यानी कि मर्सनरी किंग को चैलेंज नहीं करना, बट एडन बोले कि वो उसके लिए नहीं बल्कि उनके अपने भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये बोलकर सेली को याद आ जाता है कि मर्सनरी किंग अभी के लिए फोन्टे हाउस से लड़ रही थी और उनके कॉमरेड्स भी फोन्टे हाउस को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से जोशुआ ने थोड़ी देर के लिए उनके लिए टाइम बाय किया है। मगर फ्रस्ट्रेशन उसे इस बात की हो रही थी क्योंकि द मर्सनरी किंग को अगर अंडर एस्टिमेट किया जाए तो वो उखाड़ के रख देता है। इसी बात की फ्रस्ट्रेशन उसे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी, मगर ये ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि एडन टेंशन लेने से मना करते हैं और अभी के लिए ये मोमेंट एंजॉय करने का कहते हैं क्योंकि जोशुआ पर उन्होंने जो बैटिंग की थी तो उनका दुगना अमाउंट उन्हें मिल रहा है। उनको इतना मिला कि वो मर्सनरी से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। ये बात अगर उन्हें पहले पता होती कि जोशुआ ही जीतेगा तो वो इससे ज्यादा पैसे लगा देता, मगर खैर इस अमाउंट से भी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। तभी पीछे से लिलिथ आई और सबसे पहले तो वो एडन को कांग्रेचुलेशन देती है क्योंकि एडन को मास्टर का टाइटल मिल चुका है। लिलिथ को वहाँ पर देखकर एडन बोले कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और लिलिथ ने कहा कि वो यहाँ पर जस्ट गुजर भी रही थी और साथ में अपनी अर्निंग्स को भी लेने के लिए आई थी। एडन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले कि उसे यकीन नहीं था कि इस तरह फेटफुल वुमेन भी गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड होगी क्योंकि ह्यूबेल्ट किंगडम में तो इसको पाप माना जाता है। मगर लिलिथ बोली ये फेट और अपने लवर को सपोर्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। इस पैसों से वो अपने लवर को सपोर्ट करना चाहती है। लवर का सुनकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर तभी एडन बोला कि लवर से क्या तुम्हारा मतलब जोशुआ तो नहीं। पीछे से भी शौक हुई क्योंकि वो एरे गैर औरतों के मुंह से जोशुआ का नाम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वो होती कौन है जोशुआ को अपनी लवर बुलाने वाली? क्या वो उसके बारे में इतना जानती है क्या? जवाब में लिलिथ हाँ बोलती है कि सीक्रेट तो सिर्फ हम लोगों को ही पता है क्योंकि वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूनडोर की जो ऑनर है, हर बात की उन्हें खबर रहती है। मगर वो ये भी साथ में सेली को चढ़ाने के लिए कहती है कि वो कौन होती है उसे सवाल करने वाली। और सेली ना चाहते हुए भी अपनी इंट्रोडक्शन देती है मगर वो अपना पूरा नाम नहीं बताती। इससे लिलिथ को लगा कि ये एक कॉमनर है, जोशुआ के साथ इसका रिलेशन क्या है। तो सेली ने कहा कि वो जोशुआ की क्लोज फ्रेंड है, क्लोज से ज्यादा प्रेशियस फ्रेंड। मगर लिलिथ और भी चढ़ाती हुई कि अच्छा जोशुआ ने तो कभी भी उसकी इंट्रोडक्शन नहीं दी। इसी बात का जवाब देती हुई सेली बोली कि वो इसलिए क्योंकि जोशुआ उस पर फुली ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट का सुनकर लिलिथ बोली कि अगर वो नहीं करता तो क्या, मैं तो करती हूँ। और वो साथ में अपना सिल्वर टिकट भी निकालती है। ये देख एडन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है क्योंकि इस टिकट में पूरा 10,000 गोल्ड बेटिंग पर लगाया गया था और इस बात से वो ये साबित करती है कि वो इतना जोशुआ पर ट्रस्ट करती है। मगर पीछे से सेली हंसकर बोली कि सिर्फ इतना ही, और वो अब गोल्डन टिकट निकालती है और वो इतना चमकता है कि निकालने से पहले ही दोनों समझ जाते हैं। एडन के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि बेटिंग में लगाया हुआ गोल्ड कॉइन वो 5 लाख से ज्यादा है। जहाँ पर लिलिथ ने 10,000 गोल्ड कॉइन की टिकट खरीद कर 50,000 गोल्ड कॉइन लगाए थे, तो सेली ने उसकी डबल, बल्कि डबल ही ट्रिपल बोलो, क्योंकि टिकट में लोग 1 लाख गोल्ड कॉइन लगाते हैं मगर सेली ने तो पूरे 5 लाख गोल्ड कॉइन्स लगाए हैं और वो इतना जोशुआ पर ट्रस्ट करती है। मगर अब लिलिथ को शक होने लगा कि आखिर सेली कौन है। उसने अपना पूरा नाम तो नहीं बताया। वो पहले में एस्यूम करने लगी कि ये कॉमनर है, बट अब उसकी क्यूरियोसिटी का लेवल पीक तक पहुंच चुका है। तो हमें सेली से पता चलता है कि ये उनकी फैमिली की लेगेसी का ट्रेजर है और ये बात कहीं ना कहीं एक ऑर्विस के साथ कनेक्टेड है। इस बंदे को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये कौन है, और ये बंदा जो कि एल्फ का दोस्त रहा और उनकी लोकेशन ना रिवील करने पर किंगडम ने इनको मार मार के मार डाला। तो हो सकता है कि सेली को इस वजह से माना ब्लेसिंग मिली हो क्योंकि डिक ऑर्विस उनका एंसेस्टर रहा है। मगर अब 5 लाख गोल्ड कॉइन्स लगाने के बदले में उसे 6 मिलियन गोल्ड कॉइन मिले हैं। इससे वो अपना फ्यूचर प्लान लिलिथ को बताती है, उसे अपना पूरा नाम भी बताती है। वो रेब्रिका फैमिली से भी है और उनकी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर 6 मिलियन गोल्ड कॉइन से वो दोबारा बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करवा सकती है। जब बाद में सब कुछ खत्म हो जाए तो जोशुआ और वो खुशी खुशी रह सकते हैं। मगर तभी एडन एक अजीब सा चेहरा बना के लिलिथ के कान में बोलता है और मेरा डर गई और वो कहने लगी कि उसको तो वैसे भी रिटायरमेंट लेनी थी, तो वो खुशी खुशी अकेला रह सकता है। मगर वो इंसिस्ट करने लगा कि जब वो दोनों रहेंगे तो साथ में एडन भी वहाँ पर रहने के लिए आएगा। उन दोनों को जोशुआ पर इतनी फ्रीली कॉन्वर्सेशन करते हुए देखकर लिलिथ समझ जाती है कि तीनों बहुत क्लोज हैं। ये देख अब वो जोशुआ में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी लेने लगती है और उसे और भी जोशुआ के बारे में अब जानना है। मगर सेली ने अजीब शक्ल बनाई और वो कहने लगी कि आखिर क्यों उन तीनों को अकेला छोड़ दिया जाए। मगर उसकी बात को इग्नोर करती हुई लिलिथ अब सर एडन को कुछ बताना चाहती है। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही थी, अब पता नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं भूल चुका हूँ। मगर उसको शुरू करने के लिए लिलिथ के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जिनमें से सबसे पहले एडन को मर्सनरी किंग बनना होगा और अब करंट मर्सनरी किंग की वजह से वो ये तो नहीं कर सकता, बट जोशुआ
जोशुआ ने उसे चैलेंज दिया है और फाइट का रिजल्ट लिलिथ पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुकी है कि जोशुआ ही जीतने वाला है। फिर उसके रास्ते का बड़ा कांटा हट जाएगा, एडन मर्सनरी किंग बन जाएगा और वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को शुरू कर सकता है, जैसे उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड देन अगली ओर हमारा सीन काउंट एरीज पर पड़ता है, जिन्होंने उन तीनों को मजा चाहा दिया था और अब जिस बंदे का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो भी वहाँ पर आ चुका है। जोशुआ जो कि सर काउंट एरीज को देखकर बहुत सीरियस थे तो वही एक्साइटमेंट में बोला, मैं बड़ी बेसब्री से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, मैं जितना एंटरटेन होना चाहता था तो अब वो विश अब तुम मेरी पूरी करोगे जोशुआ। मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं चाहता, तुम इसको पूरा करोगे।